सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले पार्टीशन फंक्शन फॉर अ ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। इससे पहले हमने पार्टीशन फंक्शन फॉर कैनोनिकल एंसेंबल पढ़ चुके हैं, उसका कंप्लीट डेरिवेशन हम पढ़ा चुके हैं। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब हमने ये जो एंसेंबल के टाइप्स एंड एंसेंबल पढ़ा था, तब हमने ये पढ़ा था कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल था मेरे पास ये कुछ इस तरीके से, एंड इस सिस्टम को हमने ऐसे अगेन डिवाइड कर दिया था। एंड इस सिस्टम का एक छोटा सा ऐसे ये पार्ट्स में बाहर निकालूं और अगेन इसको क्या बोलते हैं, ये मेरे पास क्या था, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल था। एंड ये छोटे से पार्ट्स को बाहर निकालकर अगेन मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ सेल्स में से, तो ये मेरे पास क्या बन रहा था, कैनोनिकल एंसेंबल बन रहा था। एंड अगेन इस कैनोनिकल एंसेंबल का एक पार्ट्स में बाहर निकालूं तो ये क्या बन रहा था, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल बन रहा था और इसको मैंने अगेन ऐसे डिवाइड कर दिया था। सो ये ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल है। एंड ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये मेरे पास और ये टोटल सिस्टम है, तो ये टोटल सिस्टम है तो इसकी ये दोनों क्या बन जाएगी, सब सिस्टम बन जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं क्योंकि इसका यूज हम या इस साइड कर रहे हैं। सो देखो हम क्या कर रहे थे कि मेरे पास कोई एक सब सिस्टम है, ठीक है, ऐसी एक सब सिस्टम है जिसको मैंने सब सिस्टम एस बोल दिया, और ये सब सिस्टम मैंने क्या किया, एक ऐसे रिजर्वायर के कांटेक्ट में रख दी, ठीक है। एंड ये क्या किया मैंने, इस सब सिस्टम को ऐसे रिजर्वायर के कांटेक्ट में रख दिया, एंड इसको मैं बोलूंगा टोटल सिस्टम टी। एंड ऑब्वियसली वो सिस्टम कौन सी होगी, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल होगी। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सब सिस्टम है, इन सब सिस्टम एंड ये जो रिजर्वायर है, ठीक है, ये सब सिस्टम एंड ये जो रिजर्वायर है, इन दोनों के बीच में एनर्जी का आना जाना चलता रहता है। और ये पूरी सिस्टम कैसी है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, ये पूरी सिस्टम आइसोलेटेड है, लेकिन रिजर्वायर एंड सब सिस्टम इन दोनों के बीच में एनर्जी का आना जाना चलता रहता है। एंड दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो टी है मेरे पास, ये टोटल सिस्टम है, तो टोटल सिस्टम की मैं एनर्जी बोलूंगा ईटी, ठीक है। टोटल सिस्टम की एनर्जी क्या है, ईटी। एंड इस सब सिस्टम की जो एनर्जी है वो ईएस है। एंड अगेन ये जो रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर की जो एनर्जी होगी वो ईआर होगी, ठीक है। एंड अब माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टोटल सिस्टम है, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एनटी लिखूंगा मैं टोटल सिस्टम के लिए। अगेन ये जो सब सिस्टम है, इसके लिए मैं नंबर ऑफ पार्टिकल एनएस लिखूंगा। एंड ये जो रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर के लिए मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स एनआर लिखूंगा, ठीक है। यहां तक अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट समझना बहुत ही ईजी है। सो मैं यहाँ वही बात लिखिए, let S be a subsystem in a contact with heat reservoir are which an exchange energy as well as पार्टिकल, ठीक है, एनर्जी एंड पार्टिकल का आना जाना उसमें रहता है विथ रिजर्वायर। द टोटल सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, जैसे कि मैंने यहाँ से टी एक्सप्रेस किया है, विद कांस्टेंट एनर्जी ई आई, कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल इन एन आई। ये जो टोटल सिस्टम है मेरे पास, इसकी जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज ये सिस्टम हमारी कैसी है, आइसोलेटेड सिस्टम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं कैलकुलेट करूंगा टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सो टोटल एनर्जी जैसे मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, अब मैं वो आप यहाँ लिख जाना कि ईटी क्या है, एनटी क्या है, वो मैं नहीं लिखूंगा यहाँ। सो देखो जरा, टोटल एनर्जी ऑफ टोटल सिस्टम, ठीक है। सो टोटल एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे हम, ऑब्वियसली ईटी विच इज इक्वल टू ईटी बराबर क्या हो जाएगा, सब सिस्टम की एनर्जी ईएस एंड रिजर्वायर की एनर्जी ईआर, ओके। एंड अगेन मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल लिखना चाहूं तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, एनटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम के एनएस एंड प्लस करूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल रिजर्वायर के, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ए देना चाहूंगा, इसको इक्वेशन नंबर बी देना चाहूंगा। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ईआर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किस तरीके से, फ्रॉम इक्वेशन ए से ई आर विच इज इक्वल टू क्या हो सकता है यहाँ से, ईटी माइनस ईएस, ओके। एंड अगेन क्या कर सकते हैं, यहां से एनआर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एनआर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनटी माइनस एनएस, ओके। इसको भी इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा, मैं यहाँ इसको इक्वेशन नंबर, ओके ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी जनरली इस सब सिस्टम के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो डी ओमेगा एस
किसके लिए, सबसिस्टम के जो सबसिस्टम में जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल है NS, तो उसके लिए निकालेंगे। एंड ये डिपेंड्स रहती है माय डिफरेंस इस रिजर्वायर का जो हाइपर वॉल्यूम है उस पे, एंड ये जो हमारी सबसिस्टम है उसका हाइपर वॉल्यूम पे, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लेना। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहां से उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो आप यहां तक नोट कर लेना, मैं बाकी का बचा हुआ काम ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद देख लेते हैं हमने क्या निकाला था, डी ओमेगा एस एन एस, ये हम प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं। सो ये मैंने वही बात लिखी है, डी ओमेगा एस विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सबसिस्टम इन विच कंटेन एनएस पार्टिकल। इस सबसिस्टम में जो एनएस पार्टिकल है उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं। एंड वो ऑल्सो डिपेंड्स रहती है किस पे, डी गामा एस एन एस हाइपर वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस फॉर सबसिस्टम, एंड डेल्टा गामा आर एन आर विच इज इक्वल टू, उसको क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट करस्पॉन्डिंग रिजर्वायर। सो वो प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए मैं सिंपल क्या लिखूंगा, देखो जरा क्या लिखूंगा, डी ओमेगा एस जो कि एनएस पार्टिकल उसमें कंटेंस है, इक्वल टू, एंड ये क्या किस चीज पे डिपेंड्स है, तो इसको मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना चाहूंगा, इक्वल टू क्या, डी गामा यहां से एनएस यहाँ एनएस, एंड ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा गामा आर यहाँ से एनआर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह पे कोई कांस्टेंट लगा देंगे। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, डी ओमेगा एस यहाँ से एनएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह इक्वल टू लगा दिया, एंड ऑल्सो कांस्टेंट लगा दूंगा मैं। सो डेल्टा डी गामा एस इंटू एनएस एंड डेल्टा गामा आर इंटू एनआर, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब हमको पता है कि जो एंट्रोपी होती है इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो वो हमको निकालने की कोशिश करेंगे। सो मैं निकालूंगा यहाँ, लेट वी हैव एंट्रोपी, वी हैव क्या है, एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ रिजर्वायर, सो सिग्मा आर। सो किस तरीके से उस सिग्मा आर को लिखा जा सकता है कि सिग्मा आर वेल नोन इक्वेशन है, हम बहुत बार यूज कर चुके हैं इसका, सिग्मा आर विच इज इक्वल टू, ये होता है माय डियर फ्रेंड्स लॉग ई डेल्टा गामा आर एंड यहां से ऑल्सो एन आर। अब क्या कर देंगे, इसको हम सिग्मा आर की वैल्यू, यहां से हमको इस वाले की वैल्यू चाहिए इस वाले इक्वेशन में रखने के लिए, लेकिन ये लॉग ई के फॉर्म में है, तो लॉग ई के फॉर्म में से हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर दे सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पुट कर दे सकते हैं। सो मेरे पास ये आएगी ई सिग्मा आर इक्वल टू, अब यहां से क्या हो जाएगा, लॉग ई अगर एक्स हो, सॉरी यहाँ से ई लॉग ई ऐसे हो और ये एक्स हो, तो ये दोनों हट जाते हैं। तो ये मेरे पास हट जाके क्या बनेगा, सिर्फ डेल्टा गामा आर एन आर बचेगा। एंड सिंपली अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन की, अब मैं इसको इक्वेशन देना चाहूंगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया था मेरा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा एंड इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूंगा। अब सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का यूज इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे, एंड सिंपली इस डेल्टा गामा आर की जगह पे ए वाली वैल्यू ई की पावर सिग्मा आर पुट कर देंगे। वो काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट करते जाओ, ठीक है। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। सो यहां मैं लिखना चाहूंगा, यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। क्या किया जा सकता है, देखो जरा सिंपली, अब यहां से डी ओमेगा एस तो एज इट इज रहेगा, सो डी ओमेगा एस विच इज इक्वल टू, अब यहाँ एन एस में बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। तो सी यहाँ से डी गामा, यहाँ से एस, यहाँ से एन एस, एंड मल्टीप्लीकेशन में इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू ई की पावर सिग्मा आर। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि ये जो सिग्मा आर यानी कि एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर आल्सो डिपेंड्स अपॉन क्या होती है, नंबर ऑफ सिस्टम एंड एनर्जी पे। सो नंबर ऑफ सिस्टम की किस, यहां से लिखूंगा मैं डी ओमेगा एस विच इज इक्वल टू सी डी गामा एस यहां से एन एस इंटू ई की पावर, अब यहाँ जो सिग्मा आर है ये किस एनर्जी ऑफ रिजर्वायर एंड ऑल्सो किस पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिजर्वायर, इन दो चीजों पे डिपेंड्स रहेगी। एंड हमको मुझे ये ई आर की वैल्यू, अगर मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मिटा दिया है मैंने, सो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देख पा रहे होगे कि हमने क्या निकाला था, ई आर एंड एन एस की, एन आर की वैल्यू निकाल चुके थे। वो वैल्यू क्या थी माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ और एक बार लिखना चाहूंगा। सो ई आर बराबर हमने लिखा था कि ई टी माइनस ई एस,
ठीक है, इस तरीके से। एंड ऑल्सो मेरे पास क्या था, nr बराबर क्या था, nr विच इज इक्वल टू nt माइनस ns, ये वैल्यू थी फ्रॉम इक्वेशन 1 से। सो ये वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में अगेन पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा d ओमेगा s विच इज इक्वल टू c d गामा s एंड यहां से ns e की पावर सिग्मा r एंड यहां से er की जगह पे यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, et माइनस es कॉमा nr की जगह पे यहां से वैल्यू nt माइनस ns ब्रैकेट क्लोज। अब इसको कितना 3 इक्वेशन हो गया था मेरा, इक्वेशन नंबर में इसको 4 देना चाहूंगा। अब माय डियर फ्रेंड्स सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो सिग्मा r et माइनस es कॉमा nt माइनस ns है, अब इसका एक्सपांशन देखेंगे फॉर यूजिंग टेलर सीरीज। सो वो मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूंगा। सो देखो जरा, नाउ यूजिंग टेलर सीरीज in exponential form of किसका फॉर्म ऑफ इक्वेशन 4। सो यहाँ जो सिग्मा आर है मेरे पास, सिग्मा आर इज द फंक्शन ऑफ et माइनस es कॉमा nt माइनस ns। ओके, अब इसको किस तरीके से टेलर सीरीज को याद रखना है, सिंपल सा देखो क्या करेंगे हम, सिंपली यहां से मैं यहां लिखना चाहूंगा सिग्मा आर जो कि फंक्शन है किसका, et एंड nt का, ठीक है, et एंड nt, इसलिए मैंने यहां लिखा कि ये जो et एंड nt है एनर्जी ऑफ टोटल सिस्टम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टोटल सिस्टम। अब अगेन क्या करना है, सिंपली ये वाला पार्ट्स बाद में फिर से एक बार कहां लिखना है, यहां लिखना है। सो सिग्मा आर et कॉमा nt लिखा जा सकता है ऐसा। अगेन क्या करेंगे, सिंपली और एक बार ऐसा ही लिखेंगे सिग्मा आर et कॉमा nt। ओके, अब अभी आपको समझ में आएगा कि गैप क्यों छोड़ा गया है। अब क्या करना है, सिंपली यहां से माइनस लगाना है और यहां एक माइनस लगाना है, और क्या करना है, अब यहां देखो ये जो et के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली। सो मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया फर्स्ट सेकंड वाली क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू et। ओके, पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू et एंड यहाँ जो es बना इसके मल्टीप्लिकेशन में लिखना है es। ओके, यहां तक काम खत्म। अगेन देखो थर्ड वाली क्वांटिटी को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू n। सो डो अपॉन पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू nt एंड अगेन यहाँ जो ns बचता है इसको मल्टीप्लिकेशन में रख देना है। एंड हायर जो ऑर्डर है, हायर ऑर्डर वो हमको निग्लेक्ट कर देनी, बस यही तक हमको ये लिखना है। अगेन माय डियर फ्रेंड्स हमको ये भी एक रिलेशंस पता है कि हमने de बराबर ये आल्सो पढ़ा है कि tds, ठीक है। इसके तहत में क्या, अगर ये मेरे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, अगर मुझको इसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको अगेन यहाँ से मैं डी की जगह पे डेल्टा लेना चाहूंगा। सो डो ई विच इज इक्वल टू टी की जगह पे तो टाउ आ जाएगा एंड डी इस एस की जगह पे सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं 1 अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू यहां से डी सिग्मा अपॉन डी ई निकाल सकता हूं। ओके, डो सिग्मा अपॉन डो ई। ओके, एंड माय डियर फ्रेंड्स आल्सो यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। एंड सिमिलरली इसी तरीके का और एक रिलेशन से, वो रिलेशन से म्यू अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू ये होता है माइनस डो सिग्मा अपॉन यहाँ से डो यहाँ एन एंड यहाँ कांस्टेंट होता है एनर्जी एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हमको क्या करना है, ऊपर वाली इस टेलर सीरीज में यूज करना है एंड अगेन ये जो टेलर सीरीज निकाली है इक्वेशन 4 में यूज करनी है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये जो टेलर सीरीज है इसको सिंपल तरीके से याद रखना है हमको, सिग्मा आर ये वाला फंक्शन यहाँ et nt लिखना है एंड कॉमा देखिए फिर से एक बार ये जो टर्म्स है वो हमको 3 बार लिखनी है एंड फर्स्ट सेकंड वाली को एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू et एंड यहाँ से EC से मल्टीप्लाई करना है एंड अगेन हमको NT से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है थर्ड टर्म को एंड यहाँ से NS उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, उसको प्रूव करने का अलग तरीका है। अब क्या करेंगे, ये वाले जो रिजल्ट है इस टेलर सीरीज में यूज करेंगे एंड टेलर सीरीज ऑल्सो किस में यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूँ, आप यहाँ तक नोट करते जाओ। सो नाउ देखो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट से ये टेलर सीरीज में यूज करना चाहेंगे। सो यहाँ है मेरे पास सिग्मा आर और ब्रैकेट में था et माइनस ई एस एंड ऑल्सो nt माइनस एन एस विच इज इक्वल टू, ये पहली टर्म तो एज इट इज रहेगी सिग्मा आर
ई टी कॉमा एन टी एंड ऑल्सो यहाँ से माइनस, यहाँ से देखो जरा दो सिग्मा अपॉन दो ई टी दिखाई दे रहा है एंड ऑल्सो ये जो सिग्मा आर है इज द फंक्शन ऑफ एनर्जी एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम सिंपली इसको इतना ही पार्ट्स कंसीडर करेंगे, दो सिग्मा अपॉन दो ई। देखो जरा दो सिग्मा अपॉन दो ई, तो उसकी जगह पे वन अपॉन टाउ यूज कर सकता हूं मैं, सो माइनस वन अपॉन टाउ एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या है ई एस से। ओके यहां तक। अगेन यहां से देखो ये वाला पार्ट माइनस दो सिग्मा अपॉन दो एन, दो सिग्मा अपॉन दो एन, उसकी जगह पे ये वाला पार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस बनेगा एंड ऑल्सो यहाँ आएगा म्यू अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में टाउ एंड यहाँ से क्या है ये बचा हुआ एन एस पार्ट्स, मल्टीप्लीकेशन में क्या है एन एस। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख सकते हैं, इस म्यू एस को पहले लिखेंगे एंड दोनों का बेस सेम है तो उसको एक ही बेस लेंगे। सो ये बनेगा मेरे पास सिग्मा आर यहाँ से ई टी माइनस ई एस कॉमा एन टी माइनस एन एस विच इज इक्वल टू सिग्मा आर ई टी कॉमा एन टी, इसको मैंने पहले लिखा म्यू एंड एस एंड यह माइनस ई एस एंड दोनों का बेस टाउ। अब ये जो इसको इक्वेशन नंबर 5 देना चाहूंगा एंड यूज इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 4। सो यहाँ से सिग्मा आर, यहाँ से देखो ये वाला पूरे पार्ट्स की जगह पे मैं ये रिप्लेस करूंगा, ठीक है। सो नाउ यहाँ लिखेंगे हम यूज इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 वी गेट। सिंपली क्या करना है, ये वाला पार्ट्स तो एज इट इज रहेगा, ये वाला पार्ट्स भी एज इट इज रहेगा, बस ये वाला पार्ट्स रिमूव हो जाएगा एंड इसकी जगह पे कौन आएगा, ये ऊपर वाला पार्ट्स, ये वाला, ठीक है। मैं यही लिख रहा हूं, आप नेक्स्ट इक्वेशन में लिखना सिग्मा आर ई टी कॉमा एन टी, यहाँ से प्लस यहाँ से म्यू एन एस माइनस ई एस और डिनोमिनेटर दोनों का क्या है टाउ है, ठीक है। अब दोनों को डिनोमिनेटर का टाउ है तो हम उसको अलग अलग करके बांट दे देते हैं। सो ये काम मैं आगे करूंगा तो आप यहां तक नोट करते जाओ साथ साथ में। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन तक हम पहुंच चुके थे। अब यह जो प्लस है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो यहां मैं लिखूंगा डी ओमेगा एस विच इज इक्वल टू सी डी गामा एस, यहां से एन एस ई की पावर, ये पहले लिखूंगा सिग्मा आर ई टी कॉमा एन टी एंड ऑल्सो ई की पावर यहाँ से म्यू एन एस माइनस ई एस एंड डिनोमिनेटर में दोनों के टाउ है, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से देखो यहाँ जो सी एंड ये वाला जो पार्ट्स है इसकी जगह पे हम एक फैक्टर यूज करते हैं जिसको हम नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा डी ओमेगा एस एंड यहाँ से ये जो सी एंड इसका मल्टीप्लिकेशन है इसको मैं अलग ही रखूंगा एंड पहले क्या कर लेता हूं, ठीक है, इसको सी ई की पावर माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, सिग्मा आर ई टी कॉमा एन टी एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या है ई की पावर म्यू एन एस माइनस ई एस अपॉन टाउ एंड यहां से डी गामा एस एन एस। ओके यहां तक। अब क्या किया जा सकता है, इस वाले पार्ट्स की जगह पे ये वाला जो पार्ट्स है ये कांस्टेंट हम और एक कांस्टेंट ट्रीट करेंगे इसकी जगह पे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। सो मैं यहां लिखूंगा डी ओमेगा एस, इसकी जगह पे आएगा ई, ए आएगा एंड ई की पावर माइनस म्यू एन एस एंड सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, म्यू एन एस माइनस ई एस अपॉन टाउ एंड डी गामा एस एंड यहाँ से एन एस। अब माय डियर फ्रेंड्स क्या एक काम कर सकते हैं हम, क्या ये जो पूरी ये जो लास्ट वाला इक्वेशन आ गया है ये किसके लिए, यहाँ देखो डी ओमेगा एस है, ई की पावर एन एस है, ई एस है, डी एस है, एन एस है, तो ये जो एस है ये सब सिस्टम के लिए आ गया है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ये एस ना लिखते हुए सिंपल सा एक इक्वेशन लिखूंगा। सो डी ओमेगा और यहाँ हम एन के लिए कंसिडर कर रहे थे ए इंटू ई की पावर यहाँ से म्यू एन एस माइनस ई एस, डिनोमिनेटर में है टाउ। अब यहाँ से ये जो एस है वो हम निग्लेक्ट करेंगे, इतना ही रखेंगे एंड ऑल्सो यहाँ से डी गामा इंटू एन। अब मेरे पास यहाँ जो वेयर ए है माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। एंड ठीक है, अब यहाँ इसके बाद जो बचा हुआ काम है मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट करते जाओ। ये एक मेरे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया है माय डियर फ्रेंड्स।
अब यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 5 हो गया था, मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 देना चाहूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमने कांस्टेंट है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को हम और एक तरीके से उसके डेफिनेशन के तहत भी लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ लिखूंगा नाउ नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कैन आल्सो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इन फॉर्म ऑफ क्या है, ए ओमेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम ओमेगा को जनरली, ये है मेरे पास ग्रैंड पोटेंशियल। क्या है, ग्रैंड पोटेंशियल। सो किस तरीके से लिखेंगे हम नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, जो मेरे पास ए है, सो ए विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ओमेगा अपॉन टाउ। ठीक है, ओमेगा अपॉन टाउ। एंड जस्ट ये जो पार्टीशन फंक्शन होता है इसके इनवर्स होता है। जो पार्टीशन फंक्शन किस तरीके से, z विच इज इक्वल टू 1 अपॉन a। अगर ये की वैल्यू में, अब ये इसका भी यूज होने ही वाला है आगे, तो यही लिख लेते हैं हम 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है, a की पावर ओमेगा अपॉन टाउ, और ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस ओमेगा अपॉन टाउ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो यहां से हम यूज करेंगे, इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में। सो मैं इसको इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा 7 एंड ऑल्सो इक्वेशन 7 यूज इन इक्वेशन 6। ठीक है, सो ये मेरे पास आएगा तो डी ओमेगा यहाँ से n विच इज इक्वल टू ए की जगह पे माय डिफरेंस e ओमेगा अपॉन टाउ इनटू e की पावर यहाँ से म्यू n e और उसकी होल पावर डिनोमिनेटर में है टाउ एंड ऑल्सो यहाँ से डी गामा इनटू n। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली हम इसकी जो पावर सेम है, तो इन पावर सेम है तो उसको पावर की उसके ऊपर वाले जो है उसकी एडिशन कर देंगे, डी ओमेगा एन इक्वल टू ए की पावर क्या लिख सकता हूँ क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से, ओमेगा प्लस म्यू एन माइनस ई और उसकी होल पावर टाउ एंड डी गामा यहाँ से एन। एंड नाउ उसके बाद फिर से एक बार ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है, सो माय डियर फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रो एन। ठीक है, सो मैं इसको आल्सो लिखना चाहूंगा डी ओमेगा यहाँ से एन इक्वल टू, अब इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, रो इनटू एन। सो यहाँ से डी गामा एन एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो यहाँ मेरे पास जो मैंने ये वेयर रो एन लिखा, तो इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो सिंपली माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसकी अब क्या निकालेंगे, हम इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इस जगह पे अप्लाई करेंगे। सो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है, इस थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो 1 के बराबर आती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सो मैं यहाँ यूज करूंगा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सो नाउ लिखेंगे यूज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में हम जनरली ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डी ओमेगा एन, तो ये 1 के बराबर आ जाती है। सो सिंपली हम यहाँ से ये वैल्यू अगर ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगा, हमने क्या लिखा था पहले, तो e की पावर माइनस, सॉरी यहाँ प्लस था, ओमेगा प्लस यहाँ से म्यू एन माइनस ई और डिनोमिनेटर में क्या था, टाउ था, एंड ऑल्सो यहाँ से डी गामा इनटू एन विच इज इक्वल टू एन, एंड यहाँ से इंटीग्रेशन यहाँ से रो एन इक्वल टू डी गामा एन बराबर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों इक्वेशन की सेम पावर है, तो हम यहाँ से ऑलरेडी लिख चुके हैं कि यह जो रो एन है मेरे पास, रो एन विच इज इक्वल टू यहाँ से ई की पावर यहाँ से ओमेगा प्लस म्यू एन माइनस ई अपॉन टाउ। दिस इज कॉल्ड एज ए डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते, जिसको जो कि हमारा मेन गोल है, पार्टीशन फंक्शन फॉर अ ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। अभी हमने पढ़ा कि जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है वो उसका क्या होता है, इनवर्स होता है। तो ठीक है, वो बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूँ, आप यहाँ तक नोट करते जाओ। अब देखो, अब ये लास्ट पार्ट है उसका नॉर्मलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा कि जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है, ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ए, ये क्या होता है, इनवर्स होता है किसको, हमारा जो पार्टीशन फंक्शन है उसको, पार्टीशन फंक्शन z को।
सो यहाँ से हम z बराबर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि z विच इज इक्वल टू 1/a। अभी अभी हमने एक का पार्ट ये जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू निकाल चुके थे, तो वो वैल्यू e की पावर यहाँ मेरे पास ओमेगा अपॉन टाउ था, तो ये ऊपर चला जाएगा तो e की पावर माइनस ओमेगा अपॉन टाउ बनेगा। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ओमेगा है मेरे पास इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सो मेरे पास यहाँ जो म्यू एन यहाँ से माइनस ई रहेगा, तो ये ओमेगा उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस बनेगा। एंड ऑल्सो इस माइनस ओमेगा की जगह पे हम ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो z विच इज इक्वल टू ई की पावर माइनस, अब यह माइनस माइनस हट जाएगा वो, तो बचेगा क्या मेरे पास म्यू एन माइनस ई अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है टाउ है, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा डी गामा एन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सॉरी यहाँ से जो वॉल्यूम है हाइपर वॉल्यूम। एंड ये जो टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या किया जा सकता है, सिंपली इसको समेशन रख दो एंड इंटीग्रेट कर दो। सो टोटल निकालने के लिए z विच इज इक्वल टू समेशन ओवर n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन पुट करूंगा एंड e की पावर इन दोनों को मैं बांट दूंगा, ये म्यू एन अपॉन टाउ इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन टाउ इंटू डी गामा एन। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको देख पा रहे होगे कि ध्यान से ये वाला जो पार्ट्स है, ये दिस इज द पार्टीशन फंक्शन फॉर अ कैनोनिकल एंसेंबल। सो इसके बराबर में ये भी लिख सकता हूँ कि ये जो पार्ट्स है ये zn के बराबर होता है जनरली। सो मैं इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन को लिखना चाहूंगा। सो z बराबर समेशन ओवर n। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा अलग लिखूंगा, e की पावर म्यू एंड टाउ एंड ओवर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस e अपॉन टाउ इंटू डी गामा इंटू एन। इसको किसके बराबर हम पुट कर रहे थे, zn के बराबर। सो ऑल्सो यहाँ से हम लिखेंगे z विच इज इक्वल टू समेशन ओवर n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, एंड ऑल्सो e की पावर यहाँ से म्यू n अपॉन टाउ इंटू zn। सो इसका मतलब क्या बन रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल फंक्शन इज द सम ऑफ पार्टीशन फंक्शन फॉर कैनोनिकल एंसेंबल। तो हमको ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रूव द पार्टीशन फंक्शन फॉर ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल इज द सम ऑफ पार्टीशन फंक्शन फॉर कैनोनिकल एंसेंबल। तो यहाँ तक हमको लिखना पड़ेगा एंड इससे कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि दैट इज द z विच इज सॉरी पार्टीशन फंक्शन फॉर अ ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल इज द सम ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको डेरिवेशन करना होगा कि आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के टॉपिक्स आप जरूर देख लेना एंड इस वीडियो को यहाँ देना चाहूंगा फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।